भावनाओं को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती। जैसे ही चुनाव करीब आता है, भारतीय जनता पार्टी का चश्मा धार्मिक हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी किसी को हिंदू समझती नहीं है। डबल इंजन की सरकार ने जनता को निराश किया है। वाराणसी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, अमेठी, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और बाराबंकी के बाद आज हमारी बुलेट यात्रा आ पहुंची है जौनपुर। अब तक हमने अलग अलग शहरों का सियासी मिजाज और समस्याओं से लेकर नेताओं के दावे और वादे भी आप तक पहुंचाए। और इसी कड़ी में हम पहुंचे जौनपुर, जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। हमने उनकी इस विजय रथ यात्रा के हर रंग और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव के दावों और वादों को जानने की कोशिश की। अखिलेश की विजय रथ यात्रा में लोगों की भारी भीड़ के चलते बुलेट की सवारी तो मुमकिन नहीं हो पाई, लेकिन बुलेट रिपोर्टर ने अखिलेश यादव से उनके समाजवाद से लेकर संघर्ष, गठबंधन और चुनावी तैयारियों को लेकर तमाम सवाल पूछे। लाल रंग को हथियार बना लिया है अखिलेश जी ने। आपको बता दें, सुबह से अलग अलग जगहों पर लगातार उनकी जनसभा हो रही है। रास्ते से जहां जहां गुजरते हुए चले आ रहे हैं, वहां पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लाल रंग आपका हथियार बन गया, मतलब अब आपने माँ दुर्गा की भी एंट्री करवा दी है लाल रंग के जरिए। नहीं, लाल रंग भावनाओं का रंग है, मैंने पहले दिन भी कहा। और हम सब लोग हैं, सब जानते हैं कि दुर्गा माँ की चुनरी का रंग लाल ही पहनाया जाता है। सिंदूर का रंग लाल है और लाल टोपी कोई आज से नहीं पहनी जा रही है। मुझे याद है, जो समाजवादी आंदोलन से जुड़े लोग हैं, जेपी, जिन्होंने एक आंदोलन की आवाज दी थी संपूर्ण क्रांति की, वो लाल टोपी पहनते थे। लेकिन बार बार धर्म पे आप बीजेपी को घेर रहे हैं। माँ दुर्गा को लेकर आएंगे तो पूछा जाएगा ना कि आप भी खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप माँ दुर्गा के बड़े भक्त हैं। देवी देवताओं के और भगवान जितने भी हैं भारत में, सभी उनकी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लाल रंग में सबसे ज्यादा बुराई दिख रही थी। लाल रंग आतंकवादियों का कैसे हो सकता है? लाल टोपी पहनने वाले आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? लाल रंग ये खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। मैंने एक चीज देखा है, आप भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार पर निशाना साधते हैं। नरेंद्र मोदी पर कुछ भी कहने से आप बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी ने ही लाल टोपी की एंट्री करवाई, लेकिन आप कहीं भी मोदी जी का नाम लेने से बचते हैं। कब तक बचते रहेंगे आखिर? और अब तो ताबड़तोड़ उनकी रैलियां होने वाली है उत्तर प्रदेश में। अभी चुनाव उत्तर प्रदेश के भाग्य के लिए है कि उत्तर प्रदेश किस खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। और अभी 22 का चुनाव है, 24 में चुनाव दिल्ली की सरकार का होगा। पहले उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबक सिखाना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव है। यहाँ की जनता, जो भावुक जनता है, वो जानती है कि कब वोट किसको देना है। अजय मिश्रा टेनी को लेकर संसद भी आज वहां पर कार्रवाई बाधित हुई। आप लोग भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बीजेपी लेकिन अभी इस्तीफा नहीं ली है गृह राज्य मंत्री का। आपको लग रहा है कि दबाव बनेगा और वो इस्तीफा देंगे? भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हर अपराधी पर, हर माफिया पर और इस तरह की घटनाओं पर जो दोषी होते हैं उन पर बुलडोजर चलाते हैं। इंतजार होगा उत्तर प्रदेश की जनता को कि बुलडोजर कब लखीमपुर पहुंचेगा और दोषियों के घर मकान को तोड़ेगा। आपका ये कहना है कि उनके घर और मकान तोड़ दिए जाएं। गृह राज्य मंत्री की आप बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका काम करने का तरीका यही है कि जो भी अपराधी हैं उनके ऊपर, घरों पर बुलडोजर चलाते हैं। तो अब इंतजार होगा कि लखीमपुर की तरफ बुलडोजर कब जाएंगे। किसानों के मुद्दे को भी आप बढ़ चढ़ कर उठा रहे हैं। हालांकि काला कानून तो वापस हो गया, लेकिन आज किसानों की घर वापसी हुई है। राकेश टिकैत एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है आप लोगों की पश्चिमी यूपी को लेकर? राकेश टिकैत जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूं और वो किसानों के सवाल समय समय पर उठाते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम नहीं करते हैं। पॉलिटिकल आंदोलन तो करते हैं, लेकिन एज सच पॉलिटिकल लड़ाई में नहीं है।
तो अभी उनसे कोई बातचीत नहीं है, लेकिन हमारे संबंध या बातचीत का सिलसिला पहले भी था, अब भी करेंगे, आगे भी रहेगा। आप चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े आपकी पार्टी से? देखिए, ये मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता। ये निर्णय राकेश टिकैत जी का खुद पर है, क्योंकि वो और उनके जितने भी साथी सहयोगी हैं वो जानते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है, या आंदोलन कैसे चलाया जा सकता है। 2 बार लड़ चुके हैं, आएंगे तो आप स्वागत करेंगे उनका? मैं उनके लड़ने के लिए मैं नहीं अपील कर सकता हूँ। वो लड़ना चाहेंगे तो अच्छी बात है और उनका स्वागत है अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। कितनी सीटें जीत रहे हैं? 403 में से 400 आप दावा कर रहे थे, 350 पे खुद समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के साथ कितनी सीटें आएंगी? मैंने कहा है कि जो माहौल उत्तर प्रदेश में है वो भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट हराएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी हैं, महान दल है, संजय चौहान जी हैं, राजमाता आदरणीय कृष्णा पटेल जी हैं। ये लगातार पार्टी का गठबंधन, लगातार क्षेत्रीय दल और अजीत सिंह जी के बेटे जयंत जी चौधरी हैं। तो ये लगातार जो गठबंधन बना है, लगातार सब लोगों को साथ दिया है। मैं ये कह सकता हूँ आज भी ये समर्थन और ये एक दूसरे का सहयोग जिस तरह हो रहा है और जिस तरह जनता का समर्थन मिल रहा है, हो सकता है कि 400 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार जाए। यूपीए की मीटिंग हुई है दिल्ली में, वहां पर आपके नेता शामिल नहीं थे। ममता बनर्जी यूपीए क्या है ये कहकर निशाना साध रही हैं, तो यूपीए से क्या अखिलेश यादव भी दूरी बना रहे हैं? देखिए, अभी मैं खुद प्रचार में हूँ, चुनाव के लिए समय कम है और दिल्ली की राजनीति में अभी समय लगेगा। अगली सरकार बनने में भी बहुत वक्त है। अभी 24 आते आते 2 साल और लगने हैं। उससे पहले देश का सबसे बड़ा चुनाव यूपी में होने जा रहा है। हालांकि पंजाब में भी चुनाव है और स्टेटों में भी है, लेकिन यूपी का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिल्ली की तरफ रास्ता निकालता है। जो पार्टी यहाँ जीतती है, कहीं न कहीं दिल्ली पे उसका असर पड़ता है। भीड़ देखकर गदगद अखिलेश जी विजय यात्रा निकाल रहे हैं। ये आत्मविश्वास कहां से आया? अभी चुनाव तो जीते हैं नहीं, मुकाबला कड़ा और बड़ा है, लेकिन विजय यात्रा की शुरुआत हो गई है। ये समाजवादी विजय यात्रा का नाम इसलिए रखा है कि इस विजय रथ के माध्यम से किसान की विजय हो। जो किसान आय दोगुनी मांग रहा है, जिसको वादा किया गया कि सरकार बनने पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार किसानों की आय दोगुनी करेगी, आज किसान मांग रहा है, इसलिए विजय यात्रा है। नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले, इसलिए विजय यात्रा है। संविधान को कुचला जा रहा है, जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसलिए संविधान को बचाने के लिए विजय यात्रा है। अगर ये असली मुद्दे हैं तो आप भी जिन्ना की एंट्री क्यों करवाते हैं? और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन वो बनारस में थे, उन्होंने औरंगजेब का जिक्र किया, कहा आतताइयों ने किस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को, विश्वनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कॉरिडोर अब लोगों के सामने है। क्या आप भी दर्शन करने के लिए जाएंगे, ये पूछा जा रहा है? नहीं, मैं पहले भी दर्शन करने गया था। बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन मंदिर मैं पहले भी गया हूँ, और जब बाबा बुलाएंगे तो मैं फिर जाऊंगा और सरकार बना करके बाबा के दर्शन करने जाऊंगा। गंगा में स्नान हमने भी लिया, पहले भी लिया है। सवाल ये है कि जैसे ही चुनाव करीब आता है, भारतीय जनता पार्टी का चश्मा धार्मिक हो जाता है। धार्मिक चश्मे से सब चीजें देखने लगते हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है डबल इंजन की सरकार से, क्या उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की गई थी, निवेश के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी आए थे, आज उत्तर प्रदेश से निवेश कितना आया है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की बात थी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बना है? हम देख पा रहे हैं भीड़ जबरदस्त है। एक बार फिर से आप दिखाइए, भीड़ यहाँ पर जबरदस्त है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं उत्तर प्रदेश में, उन्हें भी देखने सुनने वालों की भीड़ होती है और वो देश के सबसे बड़े नेता हैं। इस बार लग रहा है यूपी का चुनाव एक बार फिर से मोदी जी ने अपने हाथ में ले लिया है, आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आपका मुकाबला योगी आदित्यनाथ से है या प्रधानमंत्री के आ जाने से थोड़ा आत्मविश्वास हिल रहा है? मुझे खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को चुनाव से पहले ही किसी ने पैदल कर दिया। हमने सड़क पे और उत्तर प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री जी को पैदल चलते हुए देखा। अभी चुनाव नहीं आया, और जब चुनाव आएगा तो आने वाले समय में जो परिणाम होगा उसमें देखेंगे आप कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पैदल हो जाएंगे। जहां तक
गंगा का सवाल है, कितनी अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने डुबकी नहीं ली गंगा में। वो इसलिए डुबकी नहीं ली क्योंकि वो जानते हैं कि हिंडन नदी साफ नहीं हुई, वो गंगा में जुड़ जाती जाके अंतोगतवा। काली नदी साफ नहीं हुई, उसका पानी भी गंगा में जुड़ता है। प्रधानमंत्री ने तो डुबकी ली थी ना। वही मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी को पता था कि गंगा अभी साफ नहीं हुई है। प्रधानमंत्री को नहीं जानकारी थी। वही मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को पता है कि जितनी भी सहयोगी नदियां हैं जो गंगा में जुड़ती जा करके, वो अभी साफ नहीं है। गोमती साफ नहीं हुई, यमुना साफ नहीं हुई, काली नदी साफ नहीं हुई, हिंडन साफ नहीं हुई। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने डुबकी नहीं लगाई, प्रधानमंत्री ने डुबकी लगाई। जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की भी है। ये चीलम जीवी, पैदल जीवी, ये अलग अलग जीवी आप रोज रोज निकाल के लेकर आ रहे हैं, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी बना लिया। अब कैची जीवी निकाल के लेकर आए हैं कि जो जहाँ भी वो कैची चला रहे हैं, आपको लगता है कि वो लोग कैची जीवी सरकार। क्या ये लाल टोपी आतंकवादियों की है? ये टोपी के बागे में शुरू किसने किया? शुरू समाजवादियों ने नहीं किया। समाजवादियों ने नहीं कहा अब्बाजान। ये अब्बाजान किसने कहा? और अब्बाजान का मतलब क्या था? अब्बाजान का मतलब क्या था? ये शुरुआत किसने की? ये शुरुआत अगर की तो भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहती। वो आपके कार्यकाल के जो बार बार कहते हैं कि गुंडा राज आ जाएगा अगर आपकी वापसी हुई तो, गुंडागर्दी बहुत होती थी, वो बार बार इस बात का याद दिलाते हैं 2012 से 2017 के बीच। जहां तक कानून का सवाल है, एनसीआरबी का डेटा कहता है कि किस सरकार में कैसा हुआ। आज सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हैं। आज सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की नोटिस सरकार को मिली हैं। तो अगर ये घटनाएं हो रही हैं, खुलेआम फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं। इसी जौनपुर में एक बच्चा केवल सेल्फी बना रहा था, पुलिस ने इतना पीटा उसके पिताजी को 20,000 रुपए के लिए कि उसकी जान चली गई। यहीं पर एक कृष्णा लड़का है, कबीर लड़का है, उसको पुलिस ने इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। आपके गोरखपुर में एक व्यापारी केवल व्यापार के लिए आया था, उसको इतना मारा पुलिस के लोगों ने, जान चली गई। ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ठोकर राज से चलाना चाहती है। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं, जब हम स्ट्रक्चरल चेंज ला सकते हैं, आने वाले समय में न्याय मिलेगा और किसी को भी अधिकार नहीं होगा कि कानून से खिलवाड़ कर सकें। इतनी सारी भीड़ है, समाजवादी पार्टी को एक वक्त पर एमवाई यानी कि मुस्लिम और यादवों की पार्टी कही जाती थी। क्या अब बदलाव आ गया है और इस भीड़ में क्या आपको सभी जातियों का समर्थन मिल रहा है? देखिए, एमवाई जरूर आरोप लगता था एमवाई के लिए, लेकिन आज महिलाएं और युवाओं को साथ लेकर के समाजवादी पार्टी काम कर रही है। जहां एमवाई अपना फैक्टर है, लेकिन वहीं महिलाओं के लिए जो योजनाएं बननी चाहिए, युवाओं के लिए जो काम होने चाहिए, उन चीजों को लेकर के समाजवादी पार्टी जाएगी। जब समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा तो आप देखेंगे कि हर वर्ग को जोड़ने का काम, और ये भी मैंने कहा है कि जाति जनगणना को लेकर के बहुत सारे दल, बहुत सारी जातियां चाहती हैं जाति जनगणना हो जाए। केवल उत्तर प्रदेश की जातियां नहीं, बल्कि देश की अलग अलग पार्टियां भी जाति जनगणना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने स्वीकार नहीं किया। मैं भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार आएगी तो अगर 3 महीने में भी जाति जनगणना करनी पड़ी तो जाति जनगणना करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बीजेपी ने जो समीकरण साधा था, क्या उसी को साध कर 2022 में 22 को दोहराना चाहते हैं आप? देखिए, जो बीजेपी ने किया था, आज पिछड़े और दलित, वो तमाम वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए दरवाजा खोला था। आज वही पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर करके उसमें सिटकनी लगा देंगे। योगी आदित्यनाथ के इन 4.5 सालों से ज्यादा के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप कैसे जज करेंगे? देखिए, उन्हें डबल इंजन की सरकार का मौका मिला, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि विकास पे वो राजनीति नहीं करना चाहते। इसीलिए हर बार उन्होंने ठोकर चलाने का काम किया। डबल इंजन की सरकार हो और उत्तर प्रदेश पीछे चला जाए। आज अगर हम देश के पैमाने पर देखें तो एनएचएआई में जो इन्वेस्टमेंट यूपी को आना चाहिए था वो यूपी को नहीं मिला। महाराष्ट्र और गुजरात को पैसा ज्यादा चला गया। एम्स कितने बनाने की बात की थी, आज एम्स नहीं है। आईएम क्यों नहीं बन पाया? राहुल गांधी का हिंदुत्व, वो कह रहे हैं कि बीजेपी दरअसल गोडसेवादी है, इस तरह से हिंदुत्व को लेकर चलती है। हिंदुत्व में अंतर है, आप भी हिंदू गिना रहे। राहुल गांधी का ये हिंदुत्व का कार्ड कैसा लग रहा है आपको? देखिए,
जो मुद्दे हैं, अगर हम मुद्दों पर रहेंगे तो कामयाब होंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी को हिंदू समझती नहीं है। वो ये समझती भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में है तो वो हिंदू है। ये सबसे बड़ी बात। हमारे गांव में, घर में हम सब लोग हिंदू हैं, लेकिन हमें स्वीकार ही नहीं करते कि हिंदू है। क्यों नहीं अगर आप स्वीकार भी, करते? मुझे नहीं पता क्यों नहीं स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ नेताजी, हमारे या किसी गरीब परिवार में जाइए, हर एक यहाँ कैलेंडर होगा भगवान का या मंदिर होगा भगवान का। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए, राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए, वोट के लिए धर्म को इस्तेमाल करती है। आप मुख्यमंत्री का चेहरा है। बस अब आखिरी सवाल है, आप चुनाव कहां से लड़ेंगे? विधानसभा का, हालांकि आप आजमगढ़ से मुझे पता है सांसद हैं, लेकिन क्या आप चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं? और दूसरा सवाल यह होगा कि अगर आपकी सरकार आई, पहली कैबिनेट की बैठक में लोगों को राहत देने के लिए अखिलेश यादव की क्या तैयारी है? देखिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कहीं न कहीं आपको भी लग रहा है कि हाँ बदलाव है। जहां तक चुनाव का सवाल है, मैं अभी लोकसभा का सांसद आजमगढ़ से हूं। मैंने पार्टी को कहा है कि अगर पार्टी फैसला लेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और आजमगढ़ की जनता से पूछ करके मैं चुनाव लड़ूंगा। और ज्यादातर लोग अगर कहेंगे चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आजमगढ़ से ही? वो कहीं भी जहां से कहेंगे मैं चुनाव लड़ूंगा। लोगों को राहत देने के 3 वादे आपके? मैं अभी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि घोषणा और मैनिफेस्टो हमारा रहेगा, लेकिन जो पुराना पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है समाजवादी पार्टी की, चाहे नेताजी के समय हो या हमें जब करने का मौका मिला है, तो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी तो है कि जो बात रखी जाएगी उसको पूरा करेंगे। प्राथमिकता में किसान होंगे, गरीब होंगे, महिलाएं होंगी, नौजवान होंगे और उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और उत्तर प्रदेश में निवेश आए, ये हमारी प्राथमिकता होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अखिलेश यादव जी। आप देखेंगे किस तरह से भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। यकीनन इस भीड़ के जरिए एक बड़ा संदेश देने की उनकी ओर से कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भीड़ क्या वोट में भी तब्दील हो पाएगी, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। जौनपुर से अब इनका ये काफिला अगले विधानसभा के लिए बढ़ रहा है। यकीनन भीड़ तो है, लेकिन इंतजार करना होगा कि क्या 2012 जैसा करिश्मा अखिलेश यादव फिर से दोहरा पाते हैं या बीजेपी बाजी मार ले जाती है 2017 की तरह, या फिर कोई और पार्टी कर लेती है सेंधमारी। ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा, संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, जौनपुर आज तक।